हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम बेसिकली आपका देखेंगे आपका सोशल साइंस, और सोशल साइंस में हमारी बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और उसी के क्रम में हम लोग जो उसका सेकेंड चैप्टर है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखिए, सोशल साइंस में हम लोग कौन चैप्टर देख रहे हैं। बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सेकंड चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन को हमने डेवलपमेंट विकास के क्रम को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको बहुत अच्छे से गौर करके हमने देख भी लिया था। और इसमें अगर कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपकी क्वेरी है किसी प्रकार की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे देख सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा आपको पता है चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने है और इसी में हम आज देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा 1 अंक का, और ये अंक का क्वेश्चन है वैकल्पिक क्वेश्चन है, ठीक। जैसे कि आप देखेंगे सेवा क्षेत्र में जो गतिविधि शामिल है वे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में कौन सी गतिविधि शामिल है। तो देखिए मैंने आंसर भी साथ दिया है ताकि आप बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन ना करें, ऐसे ना लगे कि मेरे को नहीं आता। ये सारे विचार आपके मस्तिष्क में जो हैं किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करने चाहिए। इसलिए देखिए ऑप्शन को कुछ इस प्रकार रखा गया है। पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मत्स्य एवं वानिकी, चीनी बनाना, गुड़ बनाना, ईंट बनाना, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हमारा इसमें सर्विस सेक्टर का कौन सा भाग है। तो आपको इस पर जानकारी होगी कि डेयरी, कृषि, फार्मिंग ये प्राइमरी है, ठीक। गुड़, चीनी बनाना सेकेंडरी है, और थर्ड ऑप्शन परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब किसका पार्ट है। ये टर्सरी जो हमारा सेक्टर है, जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, उसी का पार्ट है। और मैंने आपको बताया था परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं, ये सब आपका कहाँ रखी गई हैं। इनको हम तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया है। देखिए इसको नोट करिए, ऑप्शन को टिक करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगला जो ऑप्शन है, आप इसमें अगर साफ साफ देखेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा। देखिए पढ़िए इसको, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। देख लिया आपने, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर है पहला ऑप्शन। पढ़िए इसके अंतर्गत वे उद्यम, उद्यम मतलब ऐसे उद्योग आते हैं जहां रोजगार की शर्तें निम्न क्या होती हैं, नियमित होती हैं, जहां यानी कि प्लानिंग से सब कुछ चलता है, सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं, आप उनको संगठित कहेंगे। नौकरियां नियमित नहीं होती, आमदन जो आय में आमदन प्रदान करते हैं वो कम होती हैं। कौन सा होता है आप इनको बताना है और आपको ध्यान रखना है। देखिए तो मेरे हिसाब से क्या बच्चों, उसमें पहला आंसर होगा, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जिनकी रोजगार की शर्तें कैसी होती हैं, ध्यान देना है, निहित होती हैं। यानी संगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, जहां पर आपके काम करने की सारी चीजें, वर्किंग प्रॉपर्टी, सबके नॉर्म्स क्लियर होते हैं, ऐसे उद्यमी को हम क्या कहते हैं, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज में कौन कौन आते हैं, लेबर, दैनिक मजदूर, ये सब लोग हम कहाँ देखते हैं, इनको इनको इस क्षेत्र में देखते हैं। देखिए अगला देखते हैं। अगला है इसमें
कि निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ये स्पष्ट करती है कि कौन सेक्टर आपका प्राइवेट है, कौन आपका पब्लिक सेक्टर, यानी कि कौन निजी है, कौन आपका सरकारी है। तो रोजगार की शर्त पर, गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यम के स्वभाव के आधार पर, या उद्यम के नियोजित श्रमिक के संख्या के आधार पर। बताइए कौन सी कंडीशन पर उसको वेरी करता है। तो इसका आंसर बड़ा साफ और स्पष्ट है। उद्यम के स्वामित्व के आधार पर पता चलता है कोई सेक्टर आपका प्राइवेट है, सरकारी है, निजी है, कैसा है। अगला क्वेश्चन भी देखिए साथों साथ। 4 ऑप्शन में देख लीजिए, जो 4 ऑप्शन मिलेगा उसमें है 2009 कि निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम को लागू किया गया, यानी कि मनरेगा कब लागू हुई। तो बच्चों आप मुझे बताइए किस वर्ष आई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब आया भारत। तो आंसर होना चाहिए आपका बहुत साफ और स्पष्ट, 2005। कब आया? 2005 में। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कौन सा सेकेंडरी क्षेत्र का है। क्या कह रहे हैं कि कौन सा सेकेंडरी क्षेत्र का है। देखिए, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवा उत्पादन करता है, प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण द्वारा बदल जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है, या इसके अंतर्गत कृषि, वन, डेयरी आते हैं। देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर 5th क्वेश्चन का। तो बिल्कुल साफ और सरल आंसर है इसका, प्राकृतिक उत्पाद में निर्माण द्वारा बदल जाना। यानी कि जब हम प्राइमरी के उत्पाद को बदल देते हैं, जैसे आप एग्जांपल समझिए, मैंने आपको पहले बताया जैसे हम दूध है, अगर हम दूध से आइसक्रीम बनाते हैं तो वही जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं कि प्राथमिक उत्पाद को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। यानी कि दूध को दही से मक्खन को, इसी प्रक्रिया को कहते हैं। अगला है, सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व निम्नलिखित में किसके पास है। तो आंसर होगा सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास है। तो आंसर है सरकार के पास। तो इसका आंसर होगा सरकार। देख लीजिए उत्तर क्या है, सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहां लोग रोजगार में हैं परंतु उत्पादन शून्य है। ऐसे हैं रोजगार में हैं परंतु जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, शून्य है। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यहां तो क्या पूछा हुआ है, अल्प बेरोजगारी। अगर वहीं मैं आपसे पूछ लूं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो उस कंडीशन में क्या आंसर दोगे आप, बताइए जरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती। तो आपको पता होगा मधुपालन प्राइमरी का है, बैंकिंग आपका टर्सरी का है, अध्यापन टर्सरी का है, किसी कॉल सेंटर में काम करना भी तृतीयक क्षेत्र है। ये सारे तृतीयक के पार्ट हैं।
जबकि मधुपालन, कृषि वगैरह ये सब किसके हैं? ये प्राइमरी एक्टिविटी के क्षेत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? लाभ कमाना, मनोरंजन, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होता? बताइए। तो बड़ा आसान और सरल क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? तो न्यूनतम वेतन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ये तो मनरेगा है, ये कहां से लागू हो जाएगा? ये नहीं हो सकता, बाकी सारे लागू हो सकते हैं। देखिए इसको, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं तो अल्प रोजगार। क्या आंसर है? अल्प रोजगार। देख लिया, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? अल्प बेरोजगारी। यही है, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो आप नहीं बता पाए थे, जबकि मैं उसी में यह आपको लोकेट करना चाह रहा था कि अल्प बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक था? तो प्राथमिक क्षेत्र था, द्वितीयक था, तृतीयक था। तो आंसर साफ होगा प्राथमिक क्षेत्र। देख लीजिए और 14 क्वेश्चन को पढ़ना प्रारंभ करें। अगला क्वेश्चन देखिए, सह वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में है? तो ऑब्वियस बात है, संगठित में होगा। निम्न में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बड़ा ही, अभी कितनी बार मैंने बोला है संचार, कितनी बार मैं आपको बोल चुका हूं संचार के विषय में। ठीक, देख लिया। चलिए अब एक अंक वाले प्रश्न शामिल है। सेवा क्षेत्र में शामिल क्षेत्रों के दो एग्जाम्पल दो। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? और सार्वजनिक निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? रोजगार सृजन में भारत का प्रथम स्थान है। ये वाला आप करिए, यह आंसर देखिएगा आप। चलिए, अच्छा दोहरी हम लोग क्यों करते हैं जीडीपी में अंतिम वस्तुओं की गणना? ताकि हम एक चीज को दो बार ना काउंट कर पाए, केवल इस वजह से। रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2005 में। आर्थिक गतिविधि में जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आते उनका एक एग्जाम्पल दीजिए।
और ये थोड़े क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी का और टिक्सी क्या है, ठीक। बाकी हम लोग अभी और बहुत पार्ट है जिसको सेकंड भाग में देखेंगे इसको, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।